हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की हिस्ट्री सेशन में। कल की हिस्ट्री क्लास में हमने कर्नाटका वॉर को समझा था और हमने कल कर्नाटका वॉर फर्स्ट एंड सेकंड वॉर कर लिए थे, यानी कर्नाटक का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध हमने कर लिया था। तो जहां तक की बात थी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और साथ ही मैंने आपको लास्ट में यह भी बता दिया था कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और जो फाइनल कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा वो कर्नाटका वॉर 3 में देखने को मिलेगा। तो मैंने क्लियर कर दिया था कि हाँ, कल यानी कि मतलब आज के दिन अगली क्लास में हम कर्नाटका वॉर का जो टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि जो भारत हम देखते हैं पीछे जो हमारा इतिहास रहा थोड़ा सा 1757 से लेकर के अगर हम 1947 तक का माने तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कर्नाटका वॉर की एक बहुत ही अहम भूमिका रही थी। तो आज की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब थोड़ा सा कल का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कर्नाटका वॉर जो है यह है मुख्य रूप से फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की वॉर थी। कर्नाटका वॉर फर्स्ट में हमने समझा था कि यूरोप में युद्ध शुरू हो गया था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, महासप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, भारत में भी हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे बार्नेट ने पहले फ्रेंच वालों के जहाज पकड़े थे समुद्र में। तो पहल तो खैर ब्रिटिश की तरफ से हुई थी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सभी मोर्चों पे जो फ्रांसीसी थे वो सिद्ध होते गए, वो अच्छे सिद्ध हुए हर जगह पे। और फ्रांसीसी लॉर्ड गवर्नर जो उस टाइम पे बना हुआ था डुप्ले ने अपने आप को सभी क्षेत्रों में सिद्ध करा बहुत ज्यादा। और कर्नाटका वॉर फर्स्ट में भी उसकी कहीं ना कहीं वहां तो खैर समानता रही, बराबरी रही, लेकिन फिर भी अंत जो हुआ वो डुप्ले की जीत से हुआ। और कर्नाटका वॉर 2 में भी डुप्ले ही जीता था, डुप्ले की काफी अहम भूमिका रही थी। और कल तक हमने यह देख लिया था कि कर्नाटका वॉर 2 के अंदर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाइयाँ हुई थी। तो वहां पर फ्रांसीसी जो थे यानी कि डुप्ले ने हैदराबाद के लिए चंदा साहिब और कर्नाटका के लिए मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा। ठीक है, और वही चीज आगे भी बढ़ी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध थोड़ा सा आगे बदला और अंत में क्या हुआ, डुप्ले ही जीता। ठीक है, डुप्ले ने जीतने का क्या किया कि कर्नाटक के अंदर उसने चंदा साहिब को गद्दी पे बिठा दिया और हैदराबाद में उसने मुजफ्फर जंग को गद्दी बिठा दिया। और उसके बाद क्या आगे की कहानी जो थी वो हमें अब समझ ली थी। तो कल की क्लास के अंदर हमने काफी आगे बढ़ गए थे हम, और अब तक हमारी जो कहानी थी वह हम 1749 तक अब हम पहुंच गए थे। अब हमारी जो कहानी आगे बढ़ेगी वो 1750 से आगे बढ़ने वाली है। 1750 की अगर स्थिति समझे तो 52 के दरमियान आकर के कर्नाटका वॉर सेकंड भी खत्म मान लिया जाता हो गया था। थोड़ा सा अब इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। कल वाली क्लास में मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, स्टोरी आप तक अच्छे से पहुंची होगी और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा हिस्ट्री में। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग लगता है, हम पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है। तो इसी श्रेणी में मैंने कहीं ना कहीं यह प्रयास किया है कि आप सभी के लिए इतिहास की उत्तम कक्षाएं आप तक पहुंचाई जा सके और जो सारा कंटेंट है वो सभी कंटेंट अच्छी स्टोरी के रूप में आपके सामने पेश किया जा सके, जिससे कि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी बनता रहे और आप हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के उन सभी को अच्छे से आप समझते जाएं और बाद में एग्जाम में जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, कल हमने समझ लिया था कि फ्रांस के जो डुप्ले थे लॉर्ड गवर्नर, हैदराबाद और कर्नाटक वाली जंग में वो जीत गए थे। चंदा साहिब को उन्होंने कर्नाटक की गद्दी पर बिठा दिया था और उसके बाद दोनों ही तरफ से इनको काफी सारी चीजें जो ऐसा होता है पुरस्कार रूप दी जाती है, तो कई जगहों की जागीर वगैरह मिली, उत्तरी सरकार की जागीर। ठीक है, और इसके अलावा वहां पर आसपास के क्षेत्रों में भी काफी कुछ जगह उनको मिली थी जहां से वे अच्छा खासा राजस्व अब ले पा रहे थे। क्या लगता है कहानी सिर्फ इतनी थी? कहानी में क्या हुआ था, हैदराबाद की तरफ से नासिर जंग जो गद्दी पे बैठा हुआ था वो मर गया था, कर्नाटक का अनवरुद्दीन था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें हम कहानी समझते हैं पर कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। कहीं ना कहीं डुप्ले की परफॉर्मेंस गजब थी, बहुत औसम परफॉर्मेंस चल रही थी और सभी क्षेत्रों में डुप्ले की लगातार जीत हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं अगर हम अभी 1750 तक की स्थिति समझे ना तो 1750 की स्थिति हमें यही बताती है कि आने वाले समय में भारत में फ्रांसीसियों का ही अधिकार होने वाला है। कल वाली वीडियो जितने लोगों ने देख ली है उनको अब तक यही लग रहा होगा कि फ्रांसीसियों का तो बोलबाला दबा के चल रहा है, बहुत तगड़ा है और डुप्ले की इस तरह से परफॉर्मेंस है तो कहीं ना कहीं जीतेगा और अंग्रेज हारेंगे। तो आगे की स्टोरी हमें समझ नहीं रह रही है, तो आगे की स्टोरी भी समझ लेते हैं और क्या होगा वो देखते हैं। क्या हमें लास्ट में ही पता लगेगा कर्नाटका वॉर 3 के बाद कि फ्रांसीसियों का अधिकार रहेगा भारत पे या फिर अंग्रेजों का। तो क्या हुआ, अनवरुद्दीन की मृत्यु तो हो गई थी। ठीक है, अनवरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद कायदा यह कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठेगा। तो अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद अली उसका पुत्र था, का हिसाब से तो गद्दी पे मोहम्मद अली को ही बैठना था, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल थी। प्रतिकूल क्यों थी कि कर्नाटक
कि गद्दी और हैदराबाद की गद्दी की लड़ाई में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल हो चुकी थी। यानी कहीं ना कहीं वहां की गद्दियों में इनको भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी उत्पन्न हो गई थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी स्थिति पलट गई और हैदराबाद के अंदर नासिर जंग की जगह मुजफ्फर जंग को बैठना पड़ा। कर्नाटक में अनवरुद्दीन की जगह चंदा साहिब जो उसका बहन हुआ था उसको बिठा दिया गया। तो चंदा साहिब गद्दी संभाल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब मोहम्मद अली को पता लग गया था कि भाई गद्दी मिलना तो मुझे मुश्किल है। तो इसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो किंगशिप यह कहती है कि आप अपनी जान बचाएं और सही मौके का इंतजार करें। मोहम्मद अली ने हैदराबाद छोड़ा, कर्नाटक छोड़ा और कर्नाटक छोड़ने के बाद यह तमिलनाडु, जिसे हम आज कहते हैं तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली की तरफ यह मूव हो गया और तिरुचिरापल्ली में शरण इसने ले ली। शरण क्यों ली? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें पता लग गया है कि भाई हमारा राज्य है उसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार हो गया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम वहां रहेंगे तो हमारी जान के ऊपर खतरा है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों की नजाकत को भांपते हुए मोहम्मद अली ने अपना कर्नाटक छोड़ दिया और तिरुचिरापल्ली में शरण ले ली। अब जाहिर सी बात है, कहावत चलती है हमेशा, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त, वाली स्थिति यहाँ चल रही थी। दूसरी बात यह है कि इसका जो पिता अनवरुद्दीन थे, अनवरुद्दीन का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साथ दिया था, तो तिरुचिरापल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, मोहम्मद अली ने यहाँ शरण ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जा मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम स्थिति समझ रहे हैं तो अभी हम 1751 के दरमियान है। तो यहाँ पर जो मामला है वो बाहरी किसकी तरफ है? अभी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। ऑल राइट, आगे की थोड़ी चीजें और समझते। अब क्या हुआ, जैसे ही डुप्ले इस समय मौजूद है परिस्थिति के अंदर, तो डुप्ले को पता लगा कि भाई जो यह मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली ने तिरुचिरापल्ली में शरण ली है और तिरुचिरापल्ली इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब हमें पता लगता है कि हमारा अभी कुछ कुछ चीजें रह रही हैं, हमें जो काम पूरा करना था वहां पूरी सफलता नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में डुप्ले ने तय कर लिया कि वह मोहम्मद अली को मारेगा और साथ ही साथ वह तिरुचिरापल्ली को भी अब अपने कब्जे में लेगा। ऐसी स्थिति में डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने एक सेना तैयार की और सेना तैयार करने के बाद तिरुचिरापल्ली के ऊपर घेरा डाल दिया। और यहाँ घेरा डालने का मतलब यह था कि कहीं ना कहीं तिरुचिरापल्ली को अपने कंट्रोल में लेना था और मोहम्मद अली को अल्लाह का प्यारा करना था। यहाँ पे यह काम तो होना था। लेकिन अभी स्थितियां धीरे धीरे इस प्रकार से हुई कि यहां पर इन्होंने घेरा तो डाल दिया, लेकिन ये तिरुचिरापल्ली जीत ना सके। लगातार ऐसा बताया जाता है कि 53 दिनों तक इन दोनों के बीच स्थितियां बनी रही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो भी डटे रहे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक भी डटे रहे, दोनों में परस्पर युद्ध चल रहा था, लेकिन निर्णय नहीं सामने आ पा रहा था। जो भी रिजल्ट था वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप यहाँ 53 दिनों तक युद्ध में उलझे रहे, वो अच्छी स्थिति ठीक है। लेकिन इसी बीच मौके की नजाकत पाई। मौके की नजाकत क्यों पाई? तिरुचिरापल्ली पर जो ये हमला हुआ था, तिरुचिरापल्ली में हमला किया था चंदा साहिब की सहायता से, यानी कि डुप्ले ने अपनी फ्रांसीसी सेना तैयार करी, साथ ही साथ चंदा साहिब की मदद ली और जाकर के तिरुचिरापल्ली पे घेरा डाल दिया। तो कहीं ना कहीं इस समय क्या मिलता है देखने को, कि यह मिलता है कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटका है, अभी कर्नाटक के जो बहुत सारे सैनिक है वो यहाँ लगे हुए होंगे। तो मौके की नजाकत का फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव का भारतीय इतिहास में बहुत ही विशेष स्थान है और चीजें पलटने में ये बहुत ज्यादा माहिर थे अपने आप में। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पता लग गया था कि भाई स्थिति अभी तो कंट्रोल में ही है, ना तो हम जीत रहे हैं लेकिन हम हार भी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, अब रॉबर्ट क्लाइव ने 210 सैनिक इकट्ठे किए अपने यहाँ के, क्योंकि तिरुचिरापल्ली संभालना भी जरूरी था, तो केवल 210 सैनिक निकाले और निकालने के बाद क्या करा, कर्नाटक के ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि मौके का इसको ये पता लग चुका था कि कर्नाटक में जो सैनिक हैं वो बहुत कम है और चंदा साहिब तथा डुप्ले दोनों ही अच्छी खासी सेना लेकर के तिरुचिरापल्ली पर घेरा डाले हुए। तो जाहिर सी बात है, हमें चीजें पता लग गई कि भाई सामने वाले के घर में कोई तो है नहीं, घर उसका है पूरा खाली, सिर्फ वहां पे क्या है, राजधानी, जिसको कंट्रोल करने से क्या होगा, सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। तो मौके का फायदा उठाया, केवल 210 सैनिक भेजे और उसके बाद इन्होंने आरकाट पे कब्जा कर लिया। ठीक है, आरकाट, ठीक है, मारकाट नहीं है, पता है बहुत सारी मारकाट चल रही है, पर मारकाट मत समझना, ये आरकाट है। कर्नाटक की जो राजधानी थी उस समय की, कर्नाटक की तत्कालीन राजधानी को आरकाट कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने जाकर के आरकाट पे कब्जा कर लिया और साम्राज्य का यही रूल होता था, यदि आपके नियंत्रण में राजधानी है तो पूरा साम्राज्य फिर आप ही के हाथ में है। अब डुप्ले के हाथ में, अब डुप्ले के हाथ से आरकाट यानी कि कर्नाटक निकल गया और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरकाट पे कब्जा हो गया। तो यहां तक अब हमें यह पता लगता है कि इस स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा कहां बन गया, अब कर्नाटक पे। यहां क्या हुआ था, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारी थी क्योंकि डुप्ले ने चंदा साहिब को सपोर्ट दिया था और सपोर्ट देने के बाद अनवरुद्दीन को मार दिया गया था, चंदा साहिब को गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, कर्नाटक पे स्थिति पलटी और कर्नाटक वापस से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया।
लेकिन अभी इन लोगों को नहीं पता, इनको खबर थोड़ी बाद में मिलेगी कि भाई ऐसा कुछ हो गया है। तो जब यह यहाँ पर क्या हुआ, यह यहाँ 53 दिन तक डटे रहे, और 53 दिन तक डटे रहने का तो कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं आया। ठीक है, इसके बाद कुछ और काम भी होगा, बताएंगे अभी। इसी दरमियान क्या हुआ, चंदा साहिब को पता है कि भाई मेरा प्रदेश है, मेरा साम्राज्य, गद्दी पे किसको बैठना है, मुझे बैठना है, मैं चंदा साहिब हूं, मुझे गद्दी पे बैठना है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं भाई, भी बहुत सारे काम जरूरी है कि पहले अपने क्षेत्र को वापस से नियंत्रण में लिया जाए। तो इसे अपने क्षेत्र को नियंत्रण में लेने के लिए चंदा साहिब ने क्या किया, 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और वापस से कर्नाटक के ऊपर हमला किया और प्रयास किया कि वह कर्नाटक को अपने कब्जे में ले सके, आर्काड इसके नियंत्रण में आ सके। लेकिन 4000 सैनिक भेजे, उसके बावजूद यह कर्नाटक को वापस से हथियाने में असफल रहा। और इसी बीच क्या हुआ, 1752 की बात है, स्ट्रिंगर लॉरेंस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह व्यक्ति था। इसने क्या किया, इसने अपनी एक सेना तैयार की। सेना तैयार करने के बाद त्रिचनापल्ली के ऊपर इसने भी घेरा डाल दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर त्रिचनापल्ली पे बढ़ गई, और यहाँ शक्ति बढ़ने के बाद त्रिचनापल्ली उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और चंदा साहिब को मौत के घाट उतार दिया। ठीक स्थिति समझ रहे हैं आप। मुख्य वजह कर्नाटक को लेकर के खड़ी हुई कर्नाटक की सेना यानी कि चंदा साहिब और डुप्ले ने मिलकर के त्रिचनापल्ली पर हमला किया। त्रिचनापल्ली पर हमला करने का उद्देश्य क्या था कि भाई मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का पुत्र है, गद्दी पे बैठने चाहता था जो, उसको पकड़ना था और त्रिचनापल्ली को नियंत्रण में लेना था। लेकिन क्या हुआ, त्रिचनापल्ली ना तो मिला और ना ही मोहम्मद अली मिला, यह अपना कर्नाटक भी गवा बैठे। तो इसी को कहावत में कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाड़ा आना वाली स्थिति इनके साथ हो गई। खाली पीली इनको यहाँ कुछ मिला तो नहीं, ऊपर से कर्नाटक का भुगतान भी इनको यहाँ करना पड़ गया और चंदा साहिब स्वर्ग सिधार गए। तो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि कर्नाटक अब यहाँ क्या हो गया है कि वापस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पहुंच गया है। चंदा साहिब की मृत्यु हो गई। तो चंदा साहिब की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली को अब कर्नाटक की गद्दी पे बिठा दिया। कर्नाटक की गद्दी पे बैठने के बाद क्या हुआ कि भैया मोहम्मद अली गद्दी संभाल रहे हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ प्रभुत्व बन गया है। ऑल राइट, कोई डाउट यहाँ तक तो खैर नहीं होना चाहिए। अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमारा थर्ड कर्नाटका वॉर शुरू नहीं हुआ है। अभी हम यह पढ़ रहे हैं कि सेकंड कर्नाटका वॉर के बाद क्या हुआ था। कायदे से सेकंड कर्नाटका वॉर का हमें थर्ड ही पढ़ना था, लेकिन बीच में ये जो मोहम्मद अली का कैरेक्टर है, यह कैरेक्टर अपनी अलग कहानी लेकर चल रहा था। डुप्ले इसके पीछे पड़ा, त्रिचनापल्ली की कहानी बनी और बीच में यह अपना कर्नाटक गवा बैठे। ऑल राइट, इस युद्ध से एक चीज पता लग गई कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो रही है और डुप्ले को बहुत ज्यादा ही अपने शक्ति पर अभिमान था, आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर हम पिछली पृष्ठभूमि समझे कर्नाटका वॉर फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, तो हमें यह पता लगता है कि लगातार डुप्ले को जीत हासिल हो रही थी। क्षेत्र कोई भी हो, डुप्ले की जीत निश्चित थी वहां पर। तो डुप्ले को कहीं ना कहीं ये पता लग गया था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कमजोर है और मुझे जीतना ही है। लेकिन डुप्ले का भ्रम यहाँ पर आकर टूट गया और इस युद्ध में डुप्ले को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। डुप्ले को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो डुप्ले तो अकेला नुकसान नहीं उठाएगा, नुकसान किसने उठाया, कंपनी ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ और कंपनी के डायरेक्टर जो फ्रांस में बैठे हुए थे, वहां से डुप्ले के लिए एक फरमान जारी हुआ और फरमान में यह कहा गया कि अब समय आ गया है कि आप वापस से फ्रांस की ओर प्रस्थान करें। और डुप्ले को अब वापस से फ्रांस बुला लिया। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि डुप्ले की जो असफलताएं थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, सफलताएं उसकी बहुत ज्यादा थी, पर उसके बावजूद भी इस युद्ध में बहुत बड़ी हानि हुई और हानि की वजह से ही डुप्ले को वापस जाना पड़ा। जाहिर सी बात है डुप्ले वापस चले आएंगे, लेकिन कोई और तो आएगा ना, क्योंकि आगे की भी चीजें रह रही हैं। तो कंपनी ने नए व्यक्ति को भेजा 1754 में। 1754 में गोडेहू साहब आए फ्रांस से और उन्हें भारत में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है अब जिम्मेदारी किसके ऊपर, अब गोडेहू के ऊपर जिम्मेदारी है कि देखो आपको भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार करना है और एक अच्छी खासी धनराशि राजस्व यहाँ से इकट्ठा करके फ्रांस भेजना है, यह काम आपने करना है। चीजें होनी थी। अगर हम देखें तो सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ चल रहा था लगभग, तो लेकिन अंततः क्या हुआ, 1755 में आकर के एक अस्थायी संधि हो गई, यानी कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक अस्थायी संधि हो गई। अब अस्थायी संधि सोच करके आप यह सोचेंगे कि जैसा पहले में हुआ था
अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया गया था, ऐसा फिर यहाँ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अंग्रेज जो थे ना वास्तव में बहुत ज्यादा ही चालाक थे, ठीक है ना, ये हर चीज जानते थे। जब इनको पता लगता था ना कि ये हार रहे हैं तो सबसे पहले संधियां ही किया करते थे, ताकि इनको समय मिल जाए वापस से खुद को सुधारने के लिए। अभी आने वाले समय में हम और युद्ध भी पढ़ेंगे, तो हर जगह पे आपको ये कॉमन टेंडेंसी देखने को मिलेगी कि जब जब अंग्रेजों को यह भनक हुई कि वह युद्ध हारेंगे, उस समय उन्होंने संधि को ही बेहतर विकल्प समझा। और कायदा भी यही कहता है, जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो संधि कर लीजिए सामने वाले से, बुराई नहीं है, फिर मौका पाके दोबारा से उस पर हमला कीजिएगा। देखो ये सभी जो टर्म है इसको कृपया अपने निजी जीवन में ना अपनाएं, ये सभी केवल पाठ्यक्रम के अंदर ही ठीक है, जिससे कि आपको चीज अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। कहीं आप सभी ये सब चीजें जिंदगी में ही उतार लो। ऐसा पीछे एक न्यूज हुई थी, न्यूज में पता लगा था कि भाई यूपी के अंदर कुछ लोगों ने भाई गोली वोली चला दी, कुछ लोगों को मार दिया। अब उनसे पूछा गया काहे किए हो, तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो मिर्जापुर देख करके आए थे, उसके बाद हम ये कर दिए। तो ऐसा कुछ काम नहीं करना, कल को आप नाम लोगे कि हाँ जी सर ने बताया था यूट्यूब पे कि ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो भाई भारत का संविधान कहता है कि भाईचारे के साथ रहें और प्यार मोहब्बत बनाए रखें आपस में, कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़ों में। ये पुरानी बातें हैं जो चल रही हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप बात मेरी समझेंगे। कर्नाटका वॉर 3 शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी स्थिति समझा देता हूँ, स्थिति किस प्रकार चल रही है। कर्नाटक को लेकर के शायद मुझे लगता है कि आपके मन में पूरी तरह से क्लैरिटी बन गई होगी कि कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है। मोहम्मद अली बैठा हुआ है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जिसका गठबंधन हो रखा है, ठीक। अगर हम बात करें हैदराबाद की गद्दी को लेकर के, तो हैदराबाद की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? आप नाम लेंगे मुजफ्फर जंग का, ठीक है, क्योंकि नासिर जंग को हटाने के बाद 1751 में वहां पर मुजफ्फर जंग को बिठाया था। लेकिन थोड़ा सा वहां पे ना एक ट्विस्ट है। वहां ट्विस्ट इस प्रकार का है कि मुजफ्फर जंग को ना एक लंबे अरसे से इंतजार था कि वो गद्दी पे बैठेगा। मुन्ना भैया वाली थोड़ी कहानी सी है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्योंकि मुन्ना भैया ने हमेशा से इंतजार किया था कि वो गद्दी पे बैठेंगे, है ना, मिर्जापुर की। लेकिन क्या हुआ, जब घोषणा करने की तैयारी हुई तो ठोक दिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पर हुआ, इन्होंने भी बहुत समय तक इंतजार करा था गद्दी पे बैठेंगे। परिस्थितियां सारी बन भी गई थी और युद्ध जीत लिए थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हैदराबाद इनके नियंत्रण में आ गया था। और नियंत्रण में आने के बाद क्या हुआ था कि 1 साल के बाद यानी कि 1751 में ही मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई अचानक से। अब अचानक से मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई तो कोई दूसरा व्यक्ति जाहिर सी बात है गद्दी संभाला, क्योंकि अभी डुप्ले अस्तित्व में था उस समय 1751 में और पावर बनी हुई थी। तो डुप्ले ने एक नया व्यक्ति जिसका नाम था सालार जंग को हैदराबाद की गद्दी पर बिठाया और इससे कुछ और जगह भी प्राप्त कर ली थी जहां से अच्छा खासा राजस्व इनको मिल सके। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कर्नाटक के अंदर ब्रिटिश मजबूत, हैदराबाद के अंदर फ्रेंच मजबूत। ऑलराइट, अब देखो ऑप्शन क्या बन रहा है। अब यहाँ तो थर्ड कर्नाटका वॉर में क्लियरिटी आएगी, या तो थर्ड कर्नाटका वॉर में फ्रेंच वापस से कर्नाटक जीत लेंगे, या फिर ये अपना हैदराबाद भी गवा बैठेंगे, कुछ एक चीज तो होगी। ऑलराइट, यहाँ तक का क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि शायद अब तक चीजें अच्छे से पहुंच रही हैं, क्लियरिटी माइंड में आपके आ रही है और स्टोरी जो चल रही थी काफी समझ में आपको आ रही है। हाँ, मुझे पूरी गारंटी, अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं ना, तो आपके मन में ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है शायद आप आने वाले टाइम में कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। कर्नाटका 3 वॉर कुछ नहीं था, सब चीजें स्थिति सामान्य सामान्य चल रही थी। लेकिन 1756 में यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू की बात है क्योंकि देखो उस समय यूरोप में भी यह स्थिति चल रही थी कि सभी अपना क्षेत्रफल बढ़ाएं और एक दूसरे देश पर कब्जा करें। अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टेंडेंसी देखने को मिलती है कि राजा महाराजों के अंदर एक आकांक्षा थी कि क्षेत्र हमारा बड़ा हो, ताकि हमें राजस्व बड़ा मिले और हम विकास के कार्य कर पाए, अपनी शक्ति को बढ़ा पाए, अच्छी सेना रखें। तो यही काम इस समय चल रहा था, वहां पे भी यूरोप में काम चल रहा था। तो यूरोप में बताते हैं कि एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया 1756 में। ऑलराइट, लेकिन हमारा कर्नाटका वॉर अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि थर्ड कर्नाटका वॉर 1758 में शुरू हुआ था और 63 तक यह रहा था। अब स्थिति क्या हुई है समझ लेते हैं। 1757, ठीक है, हमें देखने को ये मिलता है कि 1754 में गोडेहू को भारत का कमान दे दी थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने और गवर्नर जनरल बना दिया था। लेकिन यह मात्र 3 वर्ष के आसपास ही रहे। 1757 के अप्रैल के महीने में वहां से एक नया फरमान जारी हुआ। फरमान में यह कह दिया गया था कि काउंट लाली अब भारत के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल होंगे, इनके ऊपर सभी चीजों की जिम्मेदारियां रहने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब काउंट लाली को भारत आना था, तो 12 महीने की यात्रा पूरी करने के बाद अप्रैल
अप्रैल 1758 में काउंट लाली भारत पहुंचे। नाम अपने आप में काफी अच्छा है काउंट लाली, और काम भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे ही ये भारत में आ धमके, इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड को अपने कब्जे में ले लिया। अगर हम फोर्ट सेंट डेविड की बात करें तो यह शुरुआत से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों के अधीन रहा था। तो बहुत बड़ी बात थी कि अगर कोई नया व्यक्ति अचानक से आए और आते ही वह फोर्ट सेंट डेविड को कब्जे में ले ले। अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में फोर्ट सेंट डेविड ब्रिटिश शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, संकेतक था। काउंट लाली साहब आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले फोर्ट सेंट डेविड को ही अपने कब्जे में ले लिया, जिससे कहीं ना कहीं यह तो पता लगता है कि इनकी शक्ति अब यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अभी हम बात कर रहे हैं 1758 की। फोर्ट सेंट डेविड इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इनको पता लग गया था कि भाई हम कब्जा तो कर सकते हैं, क्योंकि फोर्ट सेंट डेविड जैसी बड़ी चीज हमारे हाथ में आ गई तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, लगे हाथ इन्होंने मौका पा करके तंजौर पे भी हमला कर दिया। तंजौर जिसे आज हम शायद तंजावुर के नाम से भी जानते हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। हमला क्यों करा, यहाँ पर एक कहानी यह थी कि भाई 56 लाख रुपए बकाया थे, तो काउंट लाली साहब को तंजौर के राजा से 56 लाख रुपए लेने थे, तो इस वजह से इन्होंने हमला कर दिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन 56 लाख रुपए लेने गए थे, ये अपने बहुत सारे सैनिकों की जान गंवा बैठे। 56 लाख के उद्देश्य से गए, एक तो इनको साथ में यहाँ पर हार मिली और बहुत सारे सैनिकों की जान गई, यानी कि अच्छी खासी सेना लेकर चल रहे थे, सैनिकों की जान उन्होंने यहाँ गंवा दी। बड़ा नुकसान हो गया भैया, 56 लाख रुपया भी नहीं मिला और सैनिक भी चले गए। कोई बात नहीं, एक और मौका था। इन्होंने कहा चलो जी मद्रास कब्जे में लेते हैं। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड कब्जे में आ गया, तंजावुर पे कोशिश किया, असफल हो गए, लेकिन मानेंगे थोड़ी, क्योंकि जिम्मेदारी देकर के भेजे हैं हमारे को डायरेक्टर कि हमें बहुत सारे काम भारत में वहां पे भारत जाकर ये करने हैं और अपना विस्तार करना है। अब इन्होंने प्रयास किया कि देखो चलते हैं मद्रास की ओर। मद्रास को लेकर के अगर हम बात करें तो किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में रहा है बहुत लंबे समय से। कब से, हमने पढ़ा था पहले कर्नाटका वॉर के अंदर कि भाई डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया था, लेकिन संधि हुई तो संधि की वजह से वापस करना पड़ा था। मद्रास तो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया था, अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही है, और यहाँ पर अब काउंट लाली का प्रयास रहेगा। तो काउंट लाली ने क्या किया, मद्रास के ऊपर घेरा डाल दिया जी, मद्रास को सभी तरफों से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और घोषणा कर दी कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, कृपया मद्रास को हमारे हवाले कर दो। क्या लगता है करेंगे? मद्रास के अंदर जो ब्रिटिश सैनिक बैठे हुए थे ना, इन्होंने क्या किया, वापस से एक बैकअप बुला लिया। एक बड़ी सेना आ गई। बड़ी सेना कौन सी आई, नौसेना आई। जब नौसेना की बात हो तो अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि कर्नाटका वॉर में हमें देखने को मिला है कि नौसेना की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही। तो ऐसी स्थिति में देखने को यह मिला हमारे को कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे इन्होंने बाहर से अपना बैकअप बुलाया। बैकअप बुलाने की वजह से क्या हुआ, काउंट लाली को यह जो घेरा बनाया था, यह घेरा यहाँ से उठाना पड़ा और यहाँ से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि जो सेना आई थी वो सेना बड़ी थी। काउंट लाली भाप गया था कि हार का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ प्रयास यह किया गया कि चुपचाप अभी बैठो और मौके का इंतजार करो, सही मौके पर हमला किया जाएगा। ठीक, लेकिन इस दरमियान जो काम करने चाहिए थे वो तो नहीं किए, और जो नहीं करने चाहिए थे वो कर दिए। कैसे कर दिए, मैंने आपको यह बताया था कर्नाटका वॉर सेकंड के बाद कि जब हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बिठाया था, तो उस समय मुजफ्फर जंग ने यह बता दिया था कि भाई आप एक काम करो, हमारे पास एक सेना भेज दो, जिससे कि एक छोटी सी टुकड़ी जो हो आपकी फ्रांस सेना की वो यहाँ पर आकर के स्थापित हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत महसूस करें। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, काउंट लाली के मन में कुछ और ही मंशा थी। काउंट लाली ने बुस्सी को ऑर्डर कर दिया कि एक काम करो, आप हैदराबाद छोड़ दो, मेरे पास आओ। हैदराबाद छोड़ करके बुस्सी को वापस बुला लिया, और ऐसा बताया जाता है कि यह काउंट लाली की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही हैदराबाद छोड़ करके बुस्सी आया, तो हैदराबाद के अंदर जो सैनिक नियंत्रण था वो ढीला पड़ गया। सालार जंग के नियंत्रण में ज्यादा चीजें नहीं रही, चीजें थोड़ी ढीली पड़ गई, और बुस्सी पूरी की पूरी सेना लेकर के वापस से आ गया, किसके पास, काउंट लाली के पास। अब यहाँ जो स्थितियां हैं वो दो भागों में बट जाती है। दो अलग अलग स्थितियां हुई। स्थितियां मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से हुई। एक स्थिति यह हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था पॉकॉक, और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था डाश। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा याद हो जाए। ठीक है, पॉकॉक है इसका नाम, याद रखिएगा, पिकॉक नहीं बोलिएगा इसको, ठीक है ना, ये पिकॉक नहीं है, इसको पॉकॉक बोलना है आपने। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। ठीक है, और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से डाश था। इन दोनों के आपस में बहुत ज्यादा झड़प हुई।
एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने आपस में लड़ाई की और ये लड़ाई इतनी ज्यादा अच्छी हुई और इतनी ज्यादा खतरनाक हुई कि इन दोनों की लड़ाई के अंदर ये जो डास साहब है ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यह पिकॉक से हार गए, सॉरी पोकॉक से हार गए। ठीक है, इन दोनों बीच में यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पोकॉक से 3 बार हारे। भाई हारना ठीक है, एक आध बार हार गए तो तुम्हें पता लग गया था कि भाई आप आप व्यक्ति का सामना नहीं कर सकते, फिर भी क्या जरूरत थी, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। तो यहाँ पर पोकोक ने इनको 3 बार हराया और 3 बार हराने के बाद इतना जलील किया और साथ में यह भी कह दिया कि देखो भारत छोड़ के चले जाओ वरना भगा दिए जाओगे, उठा के फेंक देंगे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे यह स्थिति देखने को मिलती है कि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक का मजबूती थी, वो सैनिक मजबूती अब यहाँ धीरे धीरे टूट रही थी, लगातार क्षीण होती आ रही थी शक्ति, और यहाँ पर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूती देखने को मिल रही थी। एक बात और बता दें हम आपको, यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, मुझे लगता है शायद आपके मन में आ गया होगा, और आपके मन में नहीं आया तो आना चाहिए था। ठीक है, चलो यहाँ पर अभी हमने यह देख लिया कि पोकोक ने डाश को 3 बार हराया। ठीक है, पहले हम देखते हुए आ रहे थे कि लगातार फ्रांसीसी जीत रहे थे, ब्रिटिश हार रहे थे। अब यह पता लग रहा है कि लगातार फ्रांसीसी हार रहे हैं और ब्रिटिश जीत रहे हैं। ठीक है, इस परिस्थितियां पूरी बदल गई, पहले लगातार फ्रांस की जीत थी, अब यहाँ पर फ्रांस की हार है और ब्रिटिश जीतते आ रहे लगातार। वहीं दूसरी तरफ हम एक चीज और देखते हैं, यह परिस्थिति हमें देखने को मिली वॉन्डी वॉश के अंदर। वॉन्डी वॉश एक जगह है साउथ की, इसको कहते हैं वॉन्डी वॉश की लड़ाई। यहाँ पर क्या हुआ, सर आयरकूट, यह ब्रिटिश सेना की तरफ से थे। सर आयरकूट ने क्या किया, ब्रिटिश जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी के ऊपर हमला कर दिया और कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी जीत हासिल की। और यह बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद इन्होंने काउंट लाली को भी पकड़ लिया और बुस्सी को भी इन्होंने यहाँ पर युद्धबंदी बना लिया। यानी कि हमें पता लगता है कि 2 पक्षों की लड़ाई हुई, एक तरफ पोकोक और डाश की लड़ाई हुई। यहाँ पर पोकोक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था 3 बार डाश को हराया। वॉन्डी वॉश के युद्ध में सर आयरकूट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर यह ऑर्डर आ गया था कि भारत छोड़ के चले जाओ, अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें पता लगता है जो हमने कहानी शुरू की थी कि इनको व्यापार पर एकाधिकार चाहिए था और अपना राजनीतिक नियंत्रण भी चाहिए था, वह नियंत्रण अब सिद्ध होता दिख रहा है। और नियंत्रण किसके पक्ष में जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में आ रहा है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यह युद्ध जो है, यह इसी युद्ध ने यह फैसला किया था कि भारत का भविष्य कैसा होगा। अब यहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार हार रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार जीत रही थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने भारत छोड़ने का आदेश भी दे दिया था। पर क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही थी और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत हो रही थी? है कोई आइडिया? एनी कैसेस? क्या लगता है क्या परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज्यादा मजबूत हो गई अचानक से? क्योंकि ज्यादा फर्क तो नहीं है। अगर हम देख पाते हैं कि दूसरा जो कर्नाटका वॉर था वो 52 में ही खत्म हुआ था और अभी हम 58 के दरमियान सभी चीजों को पढ़ रहे हैं। चलिए बताए देते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर 1758 की। ठीक है, 1758 से 1 साल अब पीछे चलते हैं। ठीक है, 1758 के अंदर लगातार ये घटनाएं हुई और यह दोनों ही जो युद्ध थे, इन युद्धों के परिणाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चले गए। 1757 से पहले समय आता है, 1758 से पहले समय आता है 1757। 1757 में भारतीय इतिहास की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना हुई थी और उस घटना का नाम था द बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल से संबंधित है पूरी तरह से। बैटल ऑफ प्लासी पूरी तरह से बंगाल से संबंधित है और बंगाल के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के राजा सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हराया था और उसके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा प्रदेश आपके हाथ में आ जाए, इससे क्या होगा, वहां का पूरी राजस्व शक्ति जो थी, आपका राजस्व था पूरा वह राजस्व पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। वहां की जो सेना थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई और उसी धन का और वहीं की सेना का, यानी कि बंगाल का धन और बंगाल की सेना का प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इन दोनों ही युद्धों में किया और इन दोनों ही युद्धों में उसी परिस्थिति ने, उसी महत्वपूर्ण कारण ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वही जीत यहाँ फ्रांसीसियों की हार का कारण बना।
और अब पूरी तरह से यहाँ पर आने के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ध्वस्त हो गई। राजनीतिक नियंत्रण पाना तो दूर, अब यहाँ व्यापार करने में भी बहुत ज्यादा परेशानियां थी। इसके जितने भी क्षेत्र थे वह सारे के सारे क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिए। बचा पौंडीचेरी, जो मुख्यालय था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह मुख्यालय में ये सभी फंसे हुए थे, यानी कि सभी पूरी के पूरी जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन सभी का क्षेत्र सीमित होकर के केवल पौंडीचेरी रह गया था। लेकिन पौंडीचेरी पर भी जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने घेरा डाल दिया, और घेरा डालने के बाद वहां पर 8 महीने के बाद सभी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिया, सरेंडर कर दिया और भारत से विदा ले ली कि आप ही व्यापार करिए, हमारे बस की यहाँ व्यापार करना अब नहीं रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग थे थोड़े दयालु थे, इनके मन में थोड़ी दया आई और 1763 के आसपास इन्होंने क्या किया, वापस से फिर दोबारा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने फ्रांस वाले लोगों को पौंडीचेरी वापस कर दिया और कहा कि आप यहाँ रह करके व्यापार कीजिए, लेकिन एक शर्त है, आप किलाबंदी नहीं करेंगे। पहले इन लोगों ने शुरुआत सारी कहानी की किलाबंदी से ही की थी। क्यों की थी? इनको लगता था कि जरूरत पड़ेगी और हमले हो सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने किलाबंदी करके अपने को मजबूत किया। भारतीय राजाओं ने इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इस परिस्थिति को भांप गए थे, इसलिए इन्होंने पूरी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को किलेबंदी की इजाजत देने से मना कर दिया और कहा कि व्यापार करिए और बस व्यापार ही करिए, वो भी हमारे नीचे रह करके। ऐसा नहीं है कि आप हमसे ऊपर यहाँ हो सकते हैं। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि तीसरा कर्नाटक वॉर जो था, तीसरा कर्नाटक का युद्ध पूरी तरह से निर्णायक था और इस युद्ध ने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई, निर्णायक रहा, महत्वपूर्ण निर्णय दिया और इसके निर्णय से हमें यह पता लग गया कि भारत पे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि मुख्य जो कंपनी थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत छोड़ के जा चुकी थी, या भारत में अगर बची भी थी तो उसका अस्तित्व कुछ खास ज्यादा नहीं था। तो अब मुख्य शक्तियां जो थी सारी की सारी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रित हो गई। तो इससे जुड़ी जो भी चीजें होंगी वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज बच जाती है, वो चीज यह बचती है कि ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। तो बहुत सारे मेजर फैक्टर्स थे, फैक्टर्स मैं आपको बताता चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनको भी, ठीक है। थोड़ा सा चीजें हमें यहाँ से भी समझने में मदद मिलेगी। देखो, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों की संरचना में ही बहुत बड़ा अंतर था। संरचना में बहुत बड़ा अंतर किस प्रकार था? ब्रिटेन के अंदर जो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, ये कंपनी ही बनाई थी, यानी कि पूंजीपति जो बिजनेसमैन होते हैं उस तरह से कंपनी बनाई गई थी। केवल वहां की महारानी ने एक ऑर्डर दिया था, इनको चार्टर पास किया था इनके नाम पे कि आप वहां जाकर के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बड़ी रकम हमें अदा करनी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डायरेक्टर लोग थे और जो कंपनी के गवर्नर नियुक्त हुए, उन सभी लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया और उन्होंने अपने व्यापार पर भी खास ध्यान दिया और साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक शक्ति मजबूत करने पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हम देखते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि 1857 के बाद जो पूरा भारत का नियंत्रण था यह ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाता है। उसके बाद यह ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी का कहते हैं हम यहाँ पर ताज का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें थी वहां की अलग थी। लेकिन अगर हम देखें फ्रांस के मामले में, तो फ्रांस में यह सभी चीजें अलग हुई। फ्रांस में किस प्रकार अलग हुई? यह जो कंपनी स्थापित हुई, यह कंपनी सरकार का ही एक अंग था। ऐसा बताया जाता है कि इस कंपनी को तैयार करने में कुछ 55 करोड़ के आसपास का अमाउंट लगा था और इसके अंदर 35 करोड़ जो था वह वहां के राजा का ही था, यानी कहीं ना कहीं राजा पूरी तरह से शामिल हो गया था। यह भी पता लगता है कि यह कंपनी एक तरह सरकारी कंपनी बन गई, इसके अंदर लोगों को नियुक्त किया जाता था और नियुक्ति वहां के राजा के द्वारा ही की जाती थी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो लोग थे उनको एक तरह सरकारी नौकरी मिली हुई थी। तो सरकारी नौकरी का मतलब समझते हैं कि पूरी तरह से उदासीनता आ जाती है। इन लोगों ने बैठकें नहीं की, व्यापार बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया, केवल अपनी सैलरी से मतलब रखा करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ी हार यहाँ देखने को भी मिली। थोड़ा सा कहीं ना कहीं युद्ध शैली को लेकर के भी हम बात कर सकते हैं। दोनों की युद्ध शैली में बहुत ज्यादा परिवर्तन था। खासतौर पर हम अगर बात करें तो डुप्ले की वापसी ने यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। डुप्ले के बारे में पता लगता है कि वह एक दूरदर्शी और दृढ़ निश्चय गवर्नर था, लेकिन बाद में काउंट लाली और हम देखते हैं कि गोडेहू आए, इन लोगों में वह क्षमता नहीं थी जो क्षमता डुप्ले में थी। क्योंकि डुप्ले के बारे में हम समझते हैं और डुप्ले के समय में हमने जाना भी था कि डुप्ले ने अपने आप को सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से अच्छा सिद्ध किया था। साथ ही साथ यह भी पता लगता है कि इसकी हार के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक यह भी था, महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक था यूरोप का संघर्ष। लगातार हम देखते हैं, हमने पहले कर्नाटका वॉर में भी समझा था, तीसरे कर्नाटका वॉर में भी हमें वही चीज देखने को मिली कि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी
का मुख्य राज्य था, यानी कि वहां के जो महाराज थे, लुई 15वां नाम था। कहते हैं कि बताते हैं कि लुई 14वां के समय सारी की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन लुई 15वां में राजत्व के गुण नहीं थे, और राजत्व के गुण नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह भोग विलास प्रिय थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र में विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वह भी यहाँ पर भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार में जिम्मेदार रहे थे। ठीक, इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, वह दृढ़ निश्चय थे, वह अपने व्यापार को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। अगर हम देखें तो डुप्ले की बात करें तो डुप्ले ने कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्व को प्रधानता दी, प्राथमिकता दी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने अपने व्यापार को कहीं ना कहीं अवहेलना की, उसको कहीं ना कहीं उसने इग्नोर किया बहुत ज्यादा, और उसको इग्नोरेंस का परिणाम मिला, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, राजस्व अच्छा नहीं है, तो आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप युद्ध पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो युद्ध पे ध्यान देने की वजह से क्या हुआ, सैनिक भी मरे, धनराशि का भी नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, और जब धन नहीं है, सैनिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका अस्तित्व कैसे रहेगा, जबकि आप पहले युद्ध छेड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका शत्रु है वह मौका पाएगा और वह आप पर हमला भी करेगा। तो अंततः बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें पता लगा इस युद्ध में कैसा हुआ, और अंत में आके पता लगता है कि 1758 के आसपास का समय आते आते भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र अधिकार हो गया था। सारी व्यवस्था और व्यापार धीरे धीरे अब उस ओर अग्रसर होने लगा था। यहाँ से अब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साम्राज्यों पर भी अपना अधिकार स्थापित करने लगेगी, क्योंकि अब एक ही कंपनी रह गई है, मुख्य अधिकार सारे उसी के पास है, तो धीरे धीरे अभी है बाकी सभी जगहों पर भी अधिकार स्थापित करेगी। और अब यह आने वाले समय में केवल एक कंपनी मात्र ना रह करके भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनकर भी उभरेगी। तो क्लास के से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, वो सभी बातें अब मैंने आपको बता दी है, आप सभी जान गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यह सभी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी, आपने जाना होगा, और कर्नाटका वॉर का जो कॉन्सेप्ट है यह पूरी तरह से आपके लिए क्लियर है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण काम है, काम यही है कि वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके आप बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन आप तक किस प्रकार से पहुंचा, ताकि आने वाली वीडियोस में भी हमें मदद मिल सके कंटेंट को लेकर के कि किस तरह से आप तक पहुंचाना है, प्रेजेंट करना है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, अच्छी लगेगी, कोशिश अच्छी की थी और सभी ने मिलजुल के अच्छा प्रयास किया था। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं नई वीडियो में, हिस्ट्री की कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक नई वॉर आपके लिए ले करके हम आएंगे। अभी फिलहाल हमने स्टार्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा वॉर डिस्कस करते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास के अंदर लड़ाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो थी वो लड़ाइयों से ही सिद्ध हुई अंततः। जैसे कि यहाँ हमें पता लगता है कि कर्नाटका वॉर जो था पूरे मुख्य रूप से वर्चस्व की लड़ाई थी ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर को लेकर के, और अंत में हमें पता लगता है कि वर्चस्व जो था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। ऑल राइट, चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।